एक बार फिर से बच्चों आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे BHIC 131 इग्नू फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी के ऊपर, जिसमें आप इग्नू BHIC 131 के ऊपर चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे जिसका नाम है सिकंदर का आक्रमण। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 12 कवर करेंगे कि सिकंदर का आक्रमण भारत पर किस प्रकार से हुआ और क्या क्या प्रभाव के जो पड़े उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर्स जो भी टॉपिक्स हम इसमें करवा रहे हैं, इससे ऊपर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की श्योरिटी 100% की है। ओके, तो बिना देरी करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ऑलरेडी हमने इससे पहले जो है यूनिट नंबर 11 कवर किया था, जिसमें हमने बौद्ध जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से ब्राह्मण वर्चस्व के अलावा बौद्ध और जैन धर्म ने अपने अस्तित्व में पैर रखे। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ाई की। और अब हम देखेंगे कि सिकंदर के बारे में कि सिकंदर की आक्रमण से क्या क्या प्रभाव भारत पर पड़े। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले हम सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। सिकंदर जो थे वो 20 साल की उम्र में अपने पिता फिलिप द्वितीय की जगह लेते हुए मैसेडोनिया, ठीक है, मैसेडोनिया जो कि यूनान में है, इसका सिंहासन पर बैठे। देखो, सिकंदर ने अपने शासन में एक अच्छा खासा नाम कमाया है, यही कारण है कि वो इतिहास में जाने गए हैं और इतिहास में जानने के कारण ही आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये यूनानी शासक थे, ठीक है, और इन्होंने सिर्फ गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। अपना सपना विश्व विजेता बनने का था, उनका सपना था विश्व विजेता बनने का। यूनान में इन्हें जो है अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, तो सिकंदर में उनको अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। आपने अलेक्जेंडर सुना ही होगा, अलेक्जेंडर और सिकंदर ये बहुत ही मशहूर नाम है। ठीक है, हम 9th 10th और उससे पहले भी छोटी छोटी कहानियों में भी हम इसका अक्सर नाम सुनते रहे हैं। तो अलेक्जेंडर बोल दे या फिर सिकंदर बोल दे, बात एक ही रहेगी और आपको ये पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने से पहले उनके कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ये बात हो रही है उत्तर भारत की। अभी हमने देखा कि धार्मिक विश्वास किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में युद्ध वगैरह कहाँ से होने शुरू हुए थे, यानी कि अब राजनीतिक शक्तियाँ भी किस तरीके से आपस में टकराव पैदा कर रही थी। जो अम्भी और अभिसार थे, ये तक्षशिला के शासक थे। इन्होंने आगे चल के आत्मसमर्पण कर दिया ये सिकंदर के सामने। पंजाब के शासक ने, जब उनका युद्ध हुआ पंजाब इन सब के सामने, तो पंजाब के शासक ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सिकंदर और जो पोरस थे, जब सिकंदर का युद्ध हुआ तक्षशिला के शासक थे, तो वहाँ पर तक्षशिला हार गई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के सामने। परंतु वहीं जब पंजाब की बात हुई तो पंजाब के शासक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर सिकंदर का युद्ध हुआ पोरस के साथ, और पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हुआ था, ये काफ़ी नाम रहा इसका इतिहास में। ठीक है, इस युद्ध को जो है हेडास्पेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि झेलम नदी के पास हुआ था। ठीक है, झेलम नदी के पास ये युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस का। आगे चल के हालांकि पोरस जो है युद्ध हार गया था, जो पोरस युद्ध कर रहा था, पोरस क्षेत्र से जो भी शासक युद्ध कर रहा था वो युद्ध हार गया था। लेकिन सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था, ये बहुत ही नामांकन युद्ध रहा था। ठीक है, इसको हेडास्पेस के युद्ध के नाम से जाना गया। यूनानी योद्धा सिकंदर एक अत्याचारी, कूड़ और शराब पीने वाला व्यक्ति था, यानी कि सिकंदर की छवि इतिहास में बहुत अच्छी नहीं रही है, परंतु वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, इस वजह से इसका नाम इतिहास में रहा है। महत्वाकांक्षी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देता हो। ठीक है, मकदूनिया का ये राजा कभी महान नहीं रहा है। इसने अपने चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा। मैसेडोनिया कहाँ, जो यूनान का सिंहासन था, यानी कि जिसकी गद्दी उसको मिली थी। अपने चचेरे भाइयों की मृत्यु करने के बाद इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी उदारता नहीं दिखाई, ये बहुत ही क्रूर किस्म का शासक था। उसके बाद सिकंदर जब 19 महीने तक भारत में रहे, जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तो वो आक्रमण करने के बाद उन्होंने पंजाब वगैरह साइड में, तक्षशिला साइड पे 19 महीने तक भारत में रहे। उसने भारत के उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्र पर अपना अधिकार जब्त कर लिया, जैसे पंजाब, गंधार और तक्षशिला, ये सारे। ठीक है, विजय प्राप्त प्रदेशों के लिए आवश्यक इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था भी अपनाई, और इनकी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी रही थी। काफ़ी अच्छे से इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई। 325 ईसा पूर्व तक ये वापस चले गए थे। ठीक है, 19 में रह करके ये 325 ईसा पूर्व तक वापस चले गए थे।
और 33 वर्ष तक की आयु में सिकंदर की मौत भी हो गई थी। उनके तबीयत वगैरह ख़राब होने की वजह से सिकंदर की मौत ये हो गई थी। जब वह बेबीलोन में थे तब उनका निधन हो गया था। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले अंकराता थे, यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिकंदर से पहले भी भारत पर एक और व्यक्ति ने आक्रमण किया था जिसका नाम था आक्रांता। ठीक है। और बैक्टीरिया के ग्रीक राजा, इन्हें भारतीय इतिहास में यवन का नाम दिया गया है। ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो ग्रीक राजा थे, यानी ग्रीक के राजा थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, इनको यवन का नाम दिया गया है। यवन शासक में सबसे शक्तिशाली सिकंदर था, यानी कि बाहरी शासक में सबसे शक्तिशाली कौन था? सिकंदर था। सिकंदर ने अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्व देता था अपने प्रशासनिक व्यवस्था को। यही कारण था कि वो इतिहास में एक अच्छा खासा नाम भी कमा पाया। हालांकि सिकंदर जो था बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन उसकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, जिसमें देखोगे उसने कई सारे साम्राज्यों को अपने हाथ में रखा, जैसे सीरिया, मैसेडोनिया, बैक्टीरिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भाग, ये सारे ही उसके अंडर आते थे। ठीक है। सिकंदर के कब्जे किए गए जो भूभाग थे बाद में उनके सेनापति को मिल गए थे, क्योंकि जो उनके सेनापति का नाम था सेल्यूकस। आपने इतिहास में सेल्यूकस का नाम भी काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर के बाद, क्योंकि सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 33 वर्ष की उम्र में, तो उनके बाद जो उनका शासन संभाला था उनके सेनापति ने संभाला था। ठीक है। सेनापति ने संभाला और काफ़ी लंबे समय तक सेल्यूकस ने शासन भी किया। हालांकि सेल्यूकस को यह भूभाग चंद्रगुप्त मौर्य को आगे चल के सौंपना पड़ गया था। सिकंदर के बाद डेमेट्रियस के प्रथम जो 183 ईसा पूर्व में भारत पर जब आक्रमण किया, उसने पंजाब का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो अपने अंदर राजधानी में बना लिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूक्रेटिडस और मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया। तो मिनांडर और यूक्रेटिडस के भारत पर आक्रमण हुआ। मिनांडर भारत पर पहली बार जब आक्रमण हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? विदेशी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो कई रूपों से प्रभाव पड़ा। देखो, राजनीतिक प्रभाव पड़ा, इसका 50% ही इस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है। यानी राजनीतिक प्रभाव से ज़्यादा आर्थिक क्षति हम लोगों को ज़्यादा सहनी पड़ गई। ठीक। तो किस तरीके से हुआ ये भी देख लेते हैं। आर्थिक प्रभाव, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्क को बढ़ावा मिला। ठीक है। आर्थिक प्रभाव से व्यापारिक संपर्क को बढ़ावा मिला। कुछ विद्वान मानते हैं कि ईरान में प्रचलित उल्क सिक्कों का प्रभाव भारत के आहत सिक्कों पर पड़ा। आपको पता होगा कि आहत सिक्के, जो भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के निकले थे, जिसको आहत सिक्के बोला गया। आहत सिक्के इसलिए बोला गया क्योंकि उसको पीट कर बनाया जाए, तो उसको आहत करवा करके बनाया जाता है, इसलिए उसको आहत सिक्के बोला गया। ठीक है। समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार वगैरह ज़्यादा बढ़े, तो यहाँ पे युद्ध वगैरह के कारण एक आर्थिक प्रभाव बढ़ा। कला एवं संस्कृति के प्रभाव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि कला एवं संस्कृति का प्रभाव किस तरीके से पड़ा, तो यहाँ पे देखोगे आप तो कला के रूप में ईरानी लिपि, जिसको अरामाइक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अरामाइक का मतलब है ईरानी लिपि, और ईरानी जो कला के तत्व है वो भारत के आक्रमण, यानी कि भारत में दूसरे जगह की लिपि और बोलचाल शुरू हो गई थी। संस्कृति का भी प्रभाव यहाँ पे पड़ा था। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का आरंभ हुआ। यहाँ पे लिखना लोगों ने सीख लिया। मौर्यकालीन कला पर ईरानी कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा, जैसे शिलालेख के खुदावने और पत्थरों पर चमकीला बनाने की प्रथा वगैरह विकसित होने लगी। ठीक है। भारत पर यूनान का जब आक्रमण हुआ तो उसके प्रभाव क्या पड़े ये देखने हैं। तो जो दोनों महान संस्कृतियों थी, यानी कि दो देशों के बीच की जो संस्कृतियाँ थी, उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ। यूनानी ज्योतिष और कला का भारत में आगमन हुआ। ठीक है। ज्योतिष कला का आगमन हुआ। यहाँ पर देख सकते हो शैली एक दूसरे के देश में गई। गंधार कला शैली का विकसित हुआ। मौर्य स्तंभ के सिर पर पशु आकृति का निर्माण और यूनानी शैली की लेन देन का प्रतीक होता रहा। ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 12 है। होप सो की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने डिटेल में बात कर ली है एक एक बिंदुओं पर, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू आपको सारी वीडियोस के लिंक और टेलीग्राम के थ्रू आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और वहाँ पर टेलीग्राम से आपके पास अगर कोई पर्सनल डाउट या कोई असाइनमेंट के क्वेश्चन या कुछ भी है तो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो।
तो होप से ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को लाइव क्लासेस कब से चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।